हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो हिस्ट्री की क्लास 7th क्लास चल रही है और आज तीसरा चैप्टर है। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हिस्ट्री वालों के लिए और जीके के पोर्शन के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं एक कहानी के रूप में या एक कंटेंट पॉइंट वाइज मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ बैठे कि ये क्या समझा रहा है या मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं इन फ्यूचर एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने अपनी स्लाइडों में दी हुई हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ जिस बच्चे ने मेरी जो भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी पॉलिटी ले रहा होगा, कल की डेमो देखी होगी आपने। ठीक है, डेमो क्लास जिसने भी नहीं देखी है उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ 6 क्लास और 7th क्लास के ऊपर ही हैं। उन पे बेस्ड हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे पिछले लास्ट ईयर्स। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं अपने एमसीक्यू में दे रखा हूं और हर क्लास में देता हूं। ठीक है, तो सीधा चलते अपनी पीपीटी पर, कोई देर करते नहीं हुए। ये आप देख लेना, ये अपना आज चैप्टर 3rd है। तो आज हम जानेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है, दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सुल्तान के बारे में जानेंगे। आप क्या सीखेंगे, व्हाट विल यू लर्न टुडे। और जो जो मैंने टॉपिक दिए हैं अपनी क्लास में, आज जो हम पढ़ेंगे, पहले तो राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे और सल्तनत का विस्तार कैसा है, ये सारी चीज आज हम आज की इस क्लास में जानेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 12वीं सदी तक दिल्ली एक आम शहर हुआ करता था, सिर्फ आम शहर, कोई नहीं जानता था। उसके बाद जब राजपूत राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया या बनाई तो धीरे धीरे दिल्ली का राजनीतिक महत्व बढ़ गया और बढ़ने लगा। मुगल शासन के समय दिल्ली का राजनीतिक, 12वीं सदी का मतलब है 1100 की आसपास। ठीक है, मुगल शासन के समय दिल्ली का राजनीतिक महत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था जब मुगल शासन आने लगे। मुगल शासक कब आने लगे, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, तोमर राजपूत ने 12वीं सदी के दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तोमर राजपूतों ने 12वीं सदी में दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया था, मतलब कौन सी शताब्दी में बनाया, कब बनाया इसे, या किस किस राजपूतों ने बनाया। ठीक है, तो वो तोमर राजपूत थे। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, क्वेश्चन में। उसके बाद 12वीं सदी के मध्य में चौहान राजपूत ने तोमर को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसने, चौहान ने। ठीक है, सारी चीजें चलती रही कहां पर, दिल्ली के ऊपर। इन राजाओं के शासन के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र बन चुका था और यहाँ पर कई जैन व्यापारी रहते थे। ठीक है, अब जिन्होंने कई मंदिर बनवाए थे, यहाँ पर देहलीवाल नाम से प्रसिद्ध सिक्के डाले जाते थे। किसके नाम से, देहलीवाल। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है आपको जो मैंने बताया है सारी चीजें। 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। कब, 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही दिल्ली धीरे धीरे ऐसी राजधानी बन गई जिसका उपमहाद्वीप के अधिकतर क्षेत्र पर नियंत्रण होने लगा। उपमहाद्वीप, एक अपना उपमहाद्वीप पूरा। ठीक है, किसका नियंत्रण लगा, एक दिल्ली का। दिल्ली सल्तनत उन 5 राजाओं से बना है, राजवंशों से बना है, सॉरी, जिन्होंने अलग अलग समय पर शासन किया है। इन सुल्तानों ने कई शहर बसाए जिन्हें आज हम सामूहिक रूप से दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इन शहरों के कुछ उदाहरण जैसे कि दिल्ली, एक कुहाना, जहांपना, सीरी, फिरोजाबाद आदि, ये इन नामों से जाना जाता है। थोड़ा दिल्ली के शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से दिल्ली के शासक थे। पहले तो पढ़ते हैं राजपूतों के बारे में। तोमर राजवंश, मैंने जैसे बताया था आपको, सबसे पहले तोमर 12वीं सदी की शुरुआत में 1165 में आए थे। ठीक है, अनंगपाल जी 1130 से 1145 तक राज करे। चौहान 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान जो थे 1175 से 1192 तक राजा रहे। किस पर, दिल्ली पर। शुरुआती तुर्की शासक आए थे अपनी दिल्ली पर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा और शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 और रजिया सुल्तान 1236 से 1240। ये शुरुआती तुर्की के बारे में बता रहा हूँ, तुर्की जो थे ये सभी तुर्की थे आपको जो दे रखे हैं। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। नेक्स्ट आपके सामने खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ये दोनों। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक राज किया। ठीक है, सारी इंपोर्टेंट है और इनकी डेट वाइज याद कर लेना आप। ठीक है, सैयद वंश था, फिर लोधी वंश था। ठीक, इनको मैं
इनको चलाऊंगा। अभी फिलहाल ये मैंने आपको बताया, समय बताया, लोधी वंश बताया, उनके राजा बताए, मतलब सम्राट बताए, या कोई भी कह लो इनको, ठीक है, शासक कह लो, ठीक है, या सुल्तान कह लो, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी स्लाइड बाय स्लाइड, कौन ने कब कौन से राज ने, और शुरू से लेकर आखिर तक मैंने 11वीं सदी से लेकर और लोधी वंश तक आपको मैंने बता दी है, ठीक है, सल्तनत के बारे में। तारीख या तवारीख क्या होती है? दिल्ली सुल्तान के समय के इतिहास के बारे में उस समय के लेखकों द्वारा लिखी गई सामग्री को तारीख कहते हैं। तवारीख इसकी इसी का ही बहुवचन होता है। पूछ लेगा तारीख या तवारीख किसका बहुवचन है, तो आपका तारीख का है। तवारीख को फारसी में लिखा जा गया है जो उस समय के प्रशासन की थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया 1236 में सुल्तान बनी थी, लेकिन एक महिला शासक को अधिकतर लोग अपने गले नहीं उतार पा रहे थे। वो लोग कौन थे? वो अमीर लोग थे, अमीर लोग ही थे, ठीक है। इसके आस पड़ोस थे जो इससे चिढ़ते थे, किसे? राजिया सुल्तान से। इसलिए 4 वर्ष बाद ही 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी छोड़नी पड़ी। छोड़ने की क्या पड़ी? मरवा दिया था इसको। कहाँ पर? केतल में। सल्तनत का विस्तार, सल्तनत का विस्तार पढ़ लेते हैं। 13वीं सदी तक जो दिल्ली सल्तनत गैरिशन यानी छावनी से आगे नहीं फैल पाया था। शहर के बाहर के इलाकों में शायद ही सुल्तान के शासक में आए थे, ठीक है, शासन में आए होंगे, आए थे, ठीक है। इसलिए उन्हें अपनी जरूरतों के लिए व्यापार, उपहार, लूटपाट पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। उस जमाने में विद्रोह, युद्ध और यहाँ तक कि खराब मौसम भी आसपास के इलाकों में संपर्क टूट जाता था। इसलिए दिल्ली की छावनी से बंगाल और सिंध जैसे दूर दराज इलाकों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। दिल्ली के सुल्तानों के सामने कई चुनौतियां होती थी जो दिल्ली के सुल्तान बनता था, उस समय की बात हो रही है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान के मंगोल द्वारा आक्रमण और सूबेदार जो जरा सा भी कमजोरी दिखते ही विद्रोह कर देते, किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। कोई भी सुल्तान बैठता था, उस समय के सुल्तान बड़ी मुश्किल से इन चुनौतियों से उभर पाते थे। अब देख लो, ये भारत है आपका, ठीक है, ये आप इन पीडीएफ में झूम करके देख लेना कौन कौन से मैंने आपको दिख रखे हैं, कौन कौन से क्षेत्र मैंने लिख रखे हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आते थे उस समय। दिल्ली सुल्तान सल्तनत का ठीक से विस्तार गैसुद्दीन बलबन ने किया, ठीक है। इनके बारे में अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किया, मोहम्मद तुगलक ने किया, ठीक है। और इन सुल्तान के समय आंतरिक और बाहरी सीमाएं यानी दोनों मोर्चों पर विस्तार का काम हुआ था, ठीक है, दोनों तरफ के काम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आंतरिक सीमाओं पर युद्ध कैसे? ये लड़ाइयां उपमहाद्वीप के भीतर इलाकों के छावनी शहरों पर कब्जा करने के लिए उद्देश्य लड़ी गई थी, ठीक है। जो आंतरिक का मतलब है अंदर की तरफ, अंदर की छावनियों पर कब्जा करने के लिए। इस कोशिश की में गंगा, यमुना, दोहाब के जंगलों को साफ किया गया और खानाबदोश लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। खानाबदोश वही जो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाए थे शुरुआती चैप्टरों में, ठीक है। फिर उन जमीनों को किसानों को दे दिया गया और व्यापार मार्ग की सुरक्षा बढ़ाई गई और नए शहरों और किलों को बनाकर क्षेत्रीय व्यापार बढ़ा दिया गया, ठीक है। बड़े बड़े जंगलों को साफ कर दिया अपने लाभ के लिए, और वहां पर रह रहे लोगों को जो खानाबदोश थे या जंगली जो जनजाति थी उनको खदेड़ दिया गया, ठीक है। बाहरी सीमाओं को युद्ध कैसे पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय के दक्षिण भारत में सैनिक अभियान शुरू किए गए थे। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद तुगलक के समय में अभियान समाप्त हुए, ठीक है। इन अभियानों में हाथी, घोड़े, गुलाम कब्जे से ले लिए जाते थे और सोना, चांदी जैसी महंगी धातु लूट ली जाती थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक महाद्वीप के एक बड़े भाग पर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो चुका था, ठीक है। किसके समय तक? मोहम्मद तुगलक तक। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बलबन खिलजी से शुरू हुई और तुगलक तक समाप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, खिलजी और तुगलक का प्रशासन पढ़ लेते हैं एक बार कि इनका प्रशासन कैसा था, ठीक है। सूबेदारों को शासन कैसा चलता था, कर और लगान कैसे होते थे, सारी चीजें अभी जानेंगे। दिल्ली सल्तनत के विशाल भूभाग पर शासन के लिए भरोसेमंद सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत होती थी। इस काम के लिए शुरू के सुल्तानों ने कुलीन वर्ग के लोगों को बजाय अपने भरोसेमंद गुलामों को चुनाव किया और फारसी में इन गुलामों को बदांग कहते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीजें, सूबेदारों को और इन चीजों को क्या कहते कहा जाता था, प्रशासकों को, ठीक है, क्या कहा जाता था? फारसी में बदांग। और खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना के कमांडरों को सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदारों के क्षेत्र के इक्ता कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्ता, सूबेदारों के क्षेत्रों को। इक्ता के शासक को इक्तेदार या मुक्ति कहते थे, ठीक है। इक्तेदार जो होते थे ना, उनके शासक को क्या कहते? इक्तेदार या मुक्ति। मुक्ति का काम था अपने सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्ते में कानून व्यवस्था कायम करना। वेतन के रूप में उन्हें अपने इलाके से कर वसूलने का अधिकार मिला हुआ था, ठीक है। इनका काम था कि किसानों को डोमिनेट करना, कुल मिला के ये था, ठीक है। उनसे कर वगैरह निकालवाना, ठीक है, ये सारी चीजें। दिल्ली सुल्तान का
प्रभाव क्या हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तानों के सामंत और धनी भूस्वामी को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, बाध्य जरूर, जबरदस्ती। अलाउद्दीन खिलजी के शासन पढ़ लेते हैं हम। अब जमीन पर लगान को तय करने और वसूलने का काम शासन नियंत्रित में था। ठीक है, शासन की नियंत्रण में था और स्थानीय सामंतों के पास कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, बल्कि उन्हें कर देना पड़ता था उल्टा। सुल्तान के अफसर जमीन का रिकॉर्ड बहुत सावधानी से संभालते थे। सुल्तान जो सल्तनत के लिए लगान तय करने और वसूलने का काम कुछ पुराने सामंत और भूस्वामी को दिया जाता था। उस जमाने में तीन तरह के कर थे। खेती से उपज के 50% कर, खेती जो होती थी किसानों द्वारा जो खेती की जाती थी उसको 50% रूप वसूला जाता था कर के रूप में, और इसके अलावा मवेशी और घरों पर भी कर लिया जाता था। ये सारी चीजें देख लो, इतना डोमिनेट। जो एक बेचारा गरीब इंसान जब मुश्किल से शाम की रोटी खाता होगा उसको भी घर के लिए भी, घर का रहने के लिए भी कर दिया जाता था। ठीक है, कर वसूलते थे ये लोग। उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत के शासन से बाहर हुआ था। दिल्ली से दूर के राज्यों बंगाल तथा नियंत्रण रखना मुश्किल था। जब दक्षिण भारत पर जीत हासिल हुई तो पूरा का पूरा बंगाल स्वतंत्र हो गया। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, पढ़ते रहना, बगैर पढ़े कुछ नहीं है। सिर्फ 60 दिन रह रहे हैं आपके सामने। ठीक है, गंगा के मैदानों की जगह जंगल वाले इलाके उनकी पहुंच से दूर थे। उन इलाकों पर स्थानीय सामंतों का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कभी कभार थोड़े समय के लिए इन इलाकों पर कब्जा किया था। ठीक है, खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था और तुगलक के समय मंगोल आक्रमण हुआ था। तो पूछ लेगा एग्जामिनर खिलजी के समय हुआ या तुगलक, तो दोनों उनके समय मंगोल आक्रमण हुआ। और कौन कौन थे ये थे सम्राट या सब सुल्तान कौन कौन से थे वो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी चीजें भी मैं बता दूंगा। 1219 में मंगोल ने ईरान के पूर्व उत्तर भागों में ट्रांसो के शाना पर आक्रमण किया था। उसके तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी, ना कि जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में शुरुआती दौर पर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण बढ़ गए थे, इसलिए उन्हें दिल्ली में एक बड़े सेना तैयार रखनी पड़ती थी एक चुनौती के लिए। ठीक है, कभी भी आक्रमण मंगोल आक्रमण ज्यादातर करते थे उस समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल का आक्रमण कैसा था? मंगोल ने एक बार 1299, 1300 में, फिर 1302 और 1303 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये इसका मुकाबला करने के लिए खिलजी ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी। कुल मिला के वो ये सेना रखते थे अपने पास, चाहे वो मंगोल हो, ये चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो आपके तुगलक वंश हो। ठीक है, ये सारी चीजें अपने शासन या साम्राज्य को बचाने के लिए एक बड़ी सेना में बड़ी मात्रा में रखते थे। ठीक है, अब खिलजी जो एक गैरसीन शहर बनाया जिसका नाम था सीरी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, खिलजी ने एक गैरिसन शहर बनाया जिसका नाम था सीरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब की बार पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। खिलजी ने सैनिकों के राशन के इंतजाम के लिए गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र कर वसूलना शुरू कर दिया। किसान की उपज का 50% कर वसूला जाता है, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके। ठीक है, खिलजी के समय में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, खिलजी के समय थे। ठीक है, अब व्यापारियों द्वारा मुनाफिखोरी रोकने के लिए कीमतों को तय की गई और खिलजी के प्रशासन की बढ़ाई कई इतिहासकारों ने की है। उसने कीमतों को नियंत्रण में रखा, बाजार में माल की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित की। सबसे पहले बाजार पर नियंत्रण करने वाला सुल्तान ये खिलजी था। ठीक है, वह मंगोल के आक्रमण को रोकने को कामयाब रहा। कौन? खिलजी। तुगलक के समय मंगोल का आक्रमण भी यही पढ़ लेते हैं। तुगलक ने पहले से बड़ी सेना तैयार कर रखी थी क्योंकि मंगोल आक्रमण कभी भी किस समय भी कर सकते थे और मंगोलों को हराने को कामयाब हुआ, वो भी कौन? तुगलक। उसके बाद वह ट्रांस ओकेशियाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तुगलक ने सैनिकों के रहने के लिए पुराने शहर दिल्ली एक कुहाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीरिया आपने आपके खिलजी ने, और ये जो दिल्ली एक कुहाना जो आपकी तुगलक ने ठीक करवा दिया, खाली करवा दिया और वहां के निवासियों को दक्षिण में एक नए शहर के दौलताबाद भेजने का आदेश दे दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती थी, इसको मैं बताऊंगा। दौलताबाद इसने शहर जो बसाया ना और फिर राजधानी घोषित कर दी थी, सारे को तामझाम उठा के मिले को तुगलक। तुगलक ने सैनिकों को एक पेट भरने के लिए स्थानीय क्षेत्र से कर वसूला, साथ में कुछ अतिरिक्त कर भी लगाया गया और उसी समय दिल्ली में अकाल पड़ गया था। इसके समय में तो बहुत ऐसी घटनाएं थी जो इसने लॉस में किया है। किसने? तुगलक ने भारत को। तुगलक भी सैनिक को नगद वेतन देता था। उसने सस्ती धातु से बनी हुई टोकन मुद्रा चलाई, लेकिन उन सिक्कों पर लोगों का भरोसा नहीं था। उन सिक्कों की नकल बड़ी आसानी से बनाई जाती थी। लोगों मतलब
कुछ चीज ऐसी थी जो कॉपी मार लेते, जैसे आज के समय में ना नकली नोट बना कर गिर दे अपने घर में, लोगों ने सोने चांदी के सिक्के जमा कर लिए और टोकन मुद्रा भी टैक्स देते रहे। तुगलक का प्रशासन बुरी तरह विफल रहा। जब उसने कश्मीर पर आक्रमण किया तो विफल हो गया, इसलिए उसने ट्रांसओक्शियाना पर हमला की योजना छोड़ दी और अपनी सेना को भंग कर दिया था। ठीक है, हालांकि तुगलक के प्रशासन को असफल माना जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पहला सुल्तान था जिसने मंगोल पर आक्रमण की योजना बनाई थी। कौन था? तुगलक। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं, सूरी राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूरी डायनेस्टी जो कि है दिल्ली के मस्जिद है, जो दिल्ली और आगरा पर 1526 तक तुगलक और लोदी और सैयद राजवंशों का शासन रहा। ठीक है, लेकिन उस दौरान कई प्रदेशों में स्वतंत्र शासक फले फूले और जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत, इस दौरान अफगान और राजपुर जैसे नए नए शासक भी उभर कर आए थे। कुछ राज्य छोटे आकार के थे तो लेकिन कुछ शक्तिशाली थे, वहां के प्रशासन बहुत ही अच्छे तौर पर चल रहा था, यह बहुत अच्छा बताया जाता है। सूरी राजवंश क्या है? इस राजवंश ने 1540 से 1555 सिर्फ 15 साल की बात है तक, यानी 15 वर्षों तक शासन किया। सूरी राजवंश ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन नीति को अपनाया और उसमें कई सुधार किए। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा की छोटी सी जागीर को मैनेजर के तौर पर शुरुआत की थी। आगे चलकर उसने, जो शेरशाह सूरी ने वो ये उसका बता रहा हूँ मैं, आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। उसने दिल्ली पर कब्जा करके अपना राज की शुरुआत की और 1540 से 1545 तक शासन किया दिल्ली पर, और हुमायूं को भगा दिया था इसने। जब अकबर अपना शासन मजबूत करने लगा तो उसने शेरशाह सूरी के प्रशासन की नीति को अपनाया। बताओ, अकबर जैसे ने इसके प्रशासन को अपनाया था। मस्जिद के बारे में पढ़ लेते हैं, एक समय उस समय की मस्जिद कौन कौन सी मस्जिद थी, इन्होंने बसाई थी। ठीक है, यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब मुसलमानों की प्रार्थना करने की जगह। ठीक है, मस्जिद का मतलब है, अरबी शब्द है ये। और मस्जिद ए जामी या जामा मस्जिद का मतलब है जहां लोग एक साथ इकट्ठा होकर इबादत करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मुस्लिम समूह में नमाज पढ़ते हैं और सबसे अधिक विद्वान आदमी इमाम बनता है। ठीक है, जो अधिक से अधिक पढ़ता है ना वो इमाम बनता है, इमाम। शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज के वक्त इमाम उपदेश खतवा भी देते हैं और नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके रहते हैं, यानी भारत में पश्चिम की ओर है कौन? मक्का। दिल्ली सुल्तानों के ने उपमहाद्वीप में कई मस्जिद बनवाई हैं। ऐसा वे इसलिए करते थे ताकि आपको इस्लाम और मुसलमान रक्षक साबित कर सके। मस्जिद से पूरे समुदाय का एकजुट होने की भावना मिलती थी। यह जरूरी था कि क्योंकि मुसलमान अलग अलग पृष्ठभूमि पे से आते थे। ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ये नीचे मस्जिद है। ठीक है, ये नीचे लिखी भी हुई है मौत की मस्जिद। ठीक है, सिकंदर लोदी ने जो बनाई थी अपने शासन काल में। कुव्वत अल इस्लाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसने बनवाई? मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा 12वीं सदी के आखिरी दशक में हुआ था। किसका? कुव्वत अल इस्लाम। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले शहर दिल्ली एक कुहाना में बनी थी। बाद में इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी इसका विस्तार किया था, मतलब इसके जैसे टूट भी गई होगी तो इसको मेंटेनेंस करने का काम इन्होंने किया। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद को मोहम्मद तुगलक के समय बनवाया गया था। बेगमपुरी मस्जिद जो है, ठीक है, जहां पना नामक शहर का यह मुख्य मस्जिद थी। मोट की मस्जिद को सिकंदर लोदी के समय उसके एक मंत्री ने बनवाया था, जो कि ये है मोट की मस्जिद। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी में बनी थी। इन मस्जिद से स्थापत्य क्रमिक विकास का पता चलता है जो शाहजहां द्वारा मस्जिद में अपने चरम पर दिखता है। ठीक है, ये जमाली कमाली है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास ये समाप्त होती है और अब हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मैंने क्लियर की है, एक कहानी के रूप में मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब जब बताऊंगा उन चीजों को लाइन वाइज, उनके थोड़ा करेक्टर बताऊंगा, कब कितने युद्ध किए, किसने किस वंश ने ज्यादा राज किया, ये सारी चीजें मैं एक चैप्टर रहेंगे उनमें बताते चलूंगा। और फिलहाल थोड़ा कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ और उनमें से क्वेश्चन निकाल कर दे रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कब सिंहासन पर बैठी? तो 1236 में बैठी थी, जैसे मैंने बताया। तो उसने 4 वर्ष राज किया था और अमीर लोगों ने ये इसको नापसंद किया तो 1240 में मरवा दी थी। ठीक है, बैठी तो थी ये 1236 में और 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक भाई, कौन दिल्ली को सुल्तानों में शामिल नहीं था? शमसुद्दीन बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, अकबर नहीं था। अकबर तो मुगल है, मोहम्मद तुगलक भी था। तो ये सारे हो जाते हैं राइट, लेकिन नहीं पूछा है तो सी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस पर कर लिया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, ना कि तुगलक की। तो कृषि, मवेशी, घर, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका।
ठीक है, सभी पर लिया था खिलजी ने तो। ठीक है, संकेतक टोकन जो होता था, मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तुगलक या बलबन। मतलब संकेतक टोकन जो चलाया था मुद्रा चलाने वाला सुल्तान आपका मोहम्मद तुगलक था। ये एक बार देख लेना आप, ठीक है, सर्च मार के देख लेना। ठीक है भाई, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था? कीमतों पर नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण करने वाला अपना आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ये नहीं थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? लोधी वंश था, तुगलक वंश था, खिलजी वंश था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात की है, अंतिम वंश जो इनमें से ना तो तुगलक है ना ही खिलजी है, तो लोधी वंश इज द राइट आंसर हो जाता है और आपके सामने। ठीक है, मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करने वाला शासक कौन था? बलबन, इब्राहिम लोधी, अकबर, शेरशाह सूरी। यहाँ पर पूछा है मुगल का सम्राट हुमायूं, मैंने जैसे कि बताया कि 1539 में इसने शेरशाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को हराया था। ठीक है, तो उसके बाद 40 में 41, 42, 43, 44, 45 में मर गया था, 45 तक राज किया था इसने। ठीक है, इतना तगड़ा योद्धा था ये। कौन? डी इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। हौज खास कहाँ पर स्थित है? इन कमेंट मुझे बताना। हौज खास सर्च करना गूगल पर जाकर। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में भाषा कौन सी थी? फारसी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, इन बतूता किस देश से भारत में आया था? ये मोरक्को देश से आया था। इनके बारे में सारी चीजें चर्चा करूंगा मैं आने वाले चैप्टरों में। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित की थी? सबसे पहले तोमरों ने की थी। ये मैंने सबसे पहले स्लाइड में पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहला तुर्की शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। इन कमेंट मुझे बताना। और जिसने भी मेरी ये क्लास ली है वो अभी अभी तुरंत कमेंट आफ्टर क्लास के बाद खत्म कर देगा और इसको बता कर जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें, मुझे लगता है क्लास, हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है और आशा करता हूँ सारी चीजें आपके सामने मैंने जो भी रखी हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो सारी चीजें समझ में आएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं चलता रहूंगा जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम।